देखिए, हम लोग टॉटोमेरिज्म में देख चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल है CH3 डबल बॉन्डेड OCH3। ये मॉलिक्यूल की कीटो फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो जब भी मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप रहता है, माने C डबल बॉन्डेड O ग्रुप रहता है, उसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं। तो ये कीटो फॉर्म चेंज हो जाएगा इनॉल फॉर्म में, तो हम लोग इसको बोल देंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन ये मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कोई भी मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तभी कर पाता है जब उसका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि जब उसका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसका हाइड्रोजन बड़ा आसानी से नेगेटिव चार्ज बना के रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तब जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज sp2 ऑर्बिटल में रहेगा। तो सीधा हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेंगे तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जस्ट कार्बन, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, उसको बोल देंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3। अब अल्फा कार्बन अगर sp3 है, अब जब उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो sp3 हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन के मदद से ही कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इस मॉलिक्यूल में भी होता है, जिसमें हमको ऐसे देखने में लगता है कि इस मॉलिक्यूल में शायद कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ना हो, लेकिन इस मॉलिक्यूल में भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। इस मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होगा? यहाँ पे हमको दिखा कार्बन डबल बॉन्डेड O, तो कार्बन डबल बॉन्डेड O ग्रुप दिख गया, माने कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप माने ये कीटो ग्रुप है। तो ये कीटो फॉर्म हो गया। कीटो से इनॉल फॉर्म में कैसे जाएंगे? पहले पता करना है कि ये मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्यों शो कर रहा है। क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हम लोग ये पढ़े हैं कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। रूल कहता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp2 है, यहाँ भी sp2 है। तब यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि रूल ये कहता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तब उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तब sp2 हाइब्रिडाइज है, तब यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इस मॉलिक्यूल में कैसे हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे चूंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना तो तब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना तो भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने तब नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले पाएगा, इसका माने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इस पॉइंट और ये पॉइंट से नहीं हो पाएगा। ये हम लोग रूल से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 नहीं है, sp2 है, माने इस दोनों पॉइंट से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। अब ये दोनों पॉइंट से नहीं हो सकता है, हम आगे भी तो चल के देखते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का इतना दूर पार्ट पड़ा हुआ है, इसको भी चेक करते हैं कि ये इनमें से अगर हमको एक भी sp3 मेंबर मिल गया तो sp3 मेंबर से हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं। तो इसके बाद चले तो ये कार्बन मिला, यहाँ से चले नीचे तो ये कार्बन मिला, लेकिन ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। हमको जब भी sp2 मिला तो हम 100% श्योर हो गए कि sp2 कार्बन के पास से हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज बना के रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाता है। इसका मतलब ये कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में अपना हाइड्रोजन को नहीं डाल सकता है। माने अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो वहाँ से हाइड्रोजन हट के नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा, तब वो नेगेटिव चार्ज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा। माने sp2 वाला पॉइंट से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। यहाँ से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, सिर्फ sp3 पॉइंट से ही कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। तो इसके बाद हमको ये दिखा sp3 पॉइंट, और ये जब भी हमको दिख गया sp3 पॉइंट तो sp3 कार्बन से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। कैसे होगा? ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे।
दोनों हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है। जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तभी कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। अब यहाँ पे कैसे होगा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ से हम लोग H+ को हटा लेंगे, तो H+ को हटा लिए। जब भी H+ को हटा लेंगे तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इस जगह पे बना नेगेटिव चार्ज, तब हमको देखना है क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन के ऊपर में आ सकता है, ये देखना है। ये हम लोग कब देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के ऊपर आ सकता है, ये हम लोग तब देखेंगे जब हमारा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के जस्ट एडजेसेंट में sp3 मेंबर ना मिले। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, कार्बन डबल बॉन्डेड के जस्ट एडजेसेंट, कार्बन डबल बॉन्डेड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 नहीं है। जब कार्बन डबल बॉन्डेड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एटम sp3 नहीं होगा तो हम लोग और आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे गए तब sp3 मेंबर मिला, sp3 मेंबर मिला, वहां से H+ को हटाइए, वहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तब चेक कीजिए क्या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास रेजोनेंस करके जा सकता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई 100% यहाँ से रेजोनेंस चालू हो गया, पूरा ऑक्सीजन तक जा रहा है। तो अब जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पे आ सकता है, तब कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ से भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पे जैसे ये सबसे बेसिक केस है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में, कार्बन डबल बॉन्डेड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3 कार्बन से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ से एक H+ हट जाएगा, जैसे यहाँ पे एक H+ को हटा दिए हैं, यहाँ भी ऐसे H+ को हटा दिए। जब भी H+ को हटाए तो यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज, उसी तरह यहाँ पे ही बनेगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए तो क्या नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस है और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पर जा सकता है, जरूर जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे नेगेटिव, ये सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो गया, और जब भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज टूट के यहाँ पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये कार्बन जो H+ को हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर में आ रहा है, तो इस कार्बन के पॉइंट से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होने का ये रूल है कि वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बने, वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रेजोनेंस करके पहुंच जाए। अगर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना अगर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर पहुंचा, तब बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अब यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो सेम रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंचना है। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच गया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच गया, तब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच गया, तो वाटर में हम लोग मॉलिक्यूल H+ रहेगा और O- H+ को अटैक कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो हम लोग का इनॉल बन गया। तो कीटो से इनॉल बनाने का यही तरीका है कि नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंचना है। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंचेगा, तब हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर पाएंगे। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुँच सकता है। कैसे, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया नेगेटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग का स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, 6 मेंबर का रिंग था, यहाँ पे बन गया और यहाँ पे हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। देखिए ये नेगेटिव चार्ज टूट के इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आया, जब भी नेगेटिव चार्ज टूट के इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए पाई बॉन्ड बन गया है, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया है, माने ये पाई बॉन्ड पहले जो यहाँ पे था अब इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच में बनना है पाई बॉन्ड को, देखिए तो इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है। ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आया, तो ऑक्सीजन के ऊपर में बन गया है नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट में क्या होता है स्टेप, H+ आके नेगेटिव चार्ज को अटैक कर देता है। तो नेगेटिव चार्ज H+ को जब ये अटैक करेगा, तो नेगेटिव चार्ज H+ को अटैक करते ही यहाँ पे बन जाएगा OH। तो ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। तो देखिए इस तरह से भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर पाते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस ये है कि इसका sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसका sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से दूर में है। तो चूंकि इसका sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से दूर में है, अगर यहाँ पे होता तब बोलते जुड़ा होता, पास में होता। अगर sp3 यहाँ पे होता तब बोलते पास में होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इन दोनों पॉइंट पे sp2 है। sp2 से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म sp3 से ही होता है, लेकिन sp3 यहाँ पर है। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से sp3 दूर में है। तो जब किसी भी एग्जाम्पल में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से sp3 मेंबर दूर में होता है, तो उसका नाम पड़ जाता है स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो स्पेस टॉटोमेरिज्म बस एक स्पेशल केस है जिसमें sp3 मेंबर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा नहीं होता है, बल्कि उससे दूर में होता है।
तो उससे दूर में होने के कारण से उसको हम लोग स्पेस टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। तो इस तरह से स्पेस टॉटोमेरिज्म के एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेंगे। इसमें मान लीजिए सेम तरह का मॉलिक्यूल दिया गया है, डबल बॉन्डेड 6 मेंबर के साथ, फिर से डबल बॉन्ड 6 मेंबर के साथ ये मॉलिक्यूल। देखिए अब हमको बोलना है क्या ये मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कोई मॉलिक्यूल कब शो करता है, जब उसके पास sp3 कार्बन हो और उसका sp3 कार्बन के पास से H+ को हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बने, वो नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच जा रहा है, तब मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। और ये कौन सा फॉर्म है, चूंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख गया, तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिस फॉर्म में रहता है उसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा कीटो फॉर्म है। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, टॉटोमेरिज्म के लिए कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़ेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा कार्बन ये, जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। यहाँ पे आ जाइए, ये भी sp2 ये भी sp2, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे आ जाइए, हम लोगों को जब तक sp3 नहीं मिलेगा तब तक हमको नीचे जाना है, तब तक पूरा मॉलिक्यूल को कवर कर लेंगे। यहाँ भी नहीं मिला sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, फिर यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ इस पॉइंट पे sp2, लास्ट में आके इस पॉइंट पे आके हमें sp3 मिलता है। sp3 मिल गया, H+ को हटा दिए, जब ये H+ को हटाएंगे तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पे आ सकता है, तो देखिए नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा पाई 100% रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक आ जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ गया। तो ये चार्ज हम लोगों का इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया कीटो फॉर्म, और यहाँ से चल गए हम लोग इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म, इस तरह का जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, इसको भी स्पेस टॉटोमेरिज्म बोल देंगे। इसको स्पेस टॉटोमेरिज्म क्यों बोले, क्योंकि जो sp3 कार्बन है कार्बोनिल से जस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, उससे बहुत दूर में है। तो जब sp3 इस तरह से कार्बोनिल से बहुत दूर में होता है तो उसको हम लोग स्पेस टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल में हमको चेक करना है कि ये सब मॉलिक्यूल में किस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा, किस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म होने का सबसे पहला रूल, हमारे पास sp3 कार्बन होना चाहिए और sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि sp3 कार्बन के मदद से ही रेजोनेंस, sp3 कार्बन के मदद से ही टॉटोमेरिज्म होता है। अगर sp3 कार्बन नहीं रहा तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकेगा। देखिए हमको इन सब क्वेश्चन में पता करना है कि ये सर क्या है, ये मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर पाएंगे। अगर शो कर पाते हैं तो उसका कीटो फॉर्म बनाइए या फिर इनॉल फॉर्म बनाइए। माने अगर क्वेश्चन में इनॉल फॉर्म दिया गया है तो कीटो फॉर्म बनाना है, कीटो फॉर्म दिया गया है तो इनॉल फॉर्म बनाना है। सबसे पहला मॉलिक्यूल इसको चेक करेंगे, क्या इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन sp3 नहीं है तो दूर जाइए, दूर वाला कार्बन अगर sp3 है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए, और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पे आएगा, तब वो मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए हमको अल्फा कार्बन दिखा, हमको एक अल्फा कार्बन ये दिखा, यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन माने कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास जितना, अब अल्फा कार्बन मिलने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, तो इसका अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तभी शो होगा जब हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के हटने के बाद ही नेगेटिव चार्ज बनता है और तभी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। लेकिन अगर इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं रहा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ही नहीं, नेगेटिव चार्ज बनेगा ही नहीं तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, और रेजोनेंस ही नहीं हुआ तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहाँ से हो जाएगा। इसलिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए हमको चाहिए sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन के साथ साथ उस sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन, sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन। तो ये sp3 कार्बन, लेकिन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और तीनों मिथाइल ग्रुप है, और इधर ये एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर sp3 कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो तब हम लोगों का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, और ये भी sp3 है, तो हम लोग स्पेस टॉटोमेरिज्म में देखते हैं। अगर हमको पहला
कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं मिला है तो दूसरा कार्बन पे जाइए, दूसरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसके पास हाइड्रोजन हो, उसका हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की मदद से कीटोन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन sp3 है, sp3 होने के साथ हर साथ हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अब उसके बाद रूल होता है अगर sp3 मेंबर के पास, sp3 एटम के पास हाइड्रोजन है तो वहाँ से हाइड्रोजन को हटाइए, हाइड्रोजन को हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाइए, उसके बाद चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से ऑक्सीजन के पास जा सकता है या नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पे जा सकता है तब कीटोन टॉटोमेरिज्म होगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पे नहीं जा पाएगा तब कीटोन टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहाँ पे तो sp3 कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो बना दिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया है तो CH2-। क्या भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की मदद से ऑक्सीजन पे जा सकता है? रेजोनेंस होगा तभी तो जा पाएगा, लेकिन नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई ऐसा कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है तो इस मॉलिक्यूल में कोई कीटोन टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, ये है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये कीटो फॉर्म है, जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा तो कीटो फॉर्म, जैसे डबल बॉन्ड और OH होगा तो इन ऑल फॉर्म, डबल बॉन्ड OH इन ऑल फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म से जिस कीटो फॉर्म से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, कीटो फॉर्म से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मिल गया, इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे sp2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसका sp2, इसका sp3, sp3 मेंबर के पास क्या हाइड्रोजन है? इस sp3 मेंबर के पास 3 हाइड्रोजन है, अगर sp3 कार्बन हो, sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन हो तो 100% इसका कीटोन टॉटोमेरिज्म होगा। अब इसका हम लोग इनॉल फॉर्म कैसे बना लेंगे, क्योंकि ये तो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इसलिए है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन माने कीटो फॉर्म। इसका इनॉल फॉर्म बनाने का तरीका, हमें जो sp3 कार्बन से हाइड्रोजन मिला उसी हाइड्रोजन की मदद से तो इनॉल फॉर्म बनेगा। कैसे बनाएंगे? sp3 कार्बन के पास जो हाइड्रोजन मिला है वहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बचेगा 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाएंगे, जब क्योंकि हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस कर दीजिए, रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बेंजीन कोडिंग को हम लोग pH से डिनोट कर सकते हैं, pH माने बेंजीन करें, तो यहाँ पे C ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, H+ अटैक कर देगा नेगेटिव चार्ज को तो बन जाएगा OH। तो देखिए ये है डबल बॉन्ड तो इन और OH तो ऑल, तो इनॉल फॉर्म, तो इसका कीटो इनॉल फॉर्म इस तरह से बन जाएगा। तो कीटो फॉर्म में कीटोन टॉटोमेरिज्म हुआ और इसका इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से बन गया। अब इसका बनाना है, अब पहले हम लोग चेक करेंगे ये कीटो फॉर्म है इनॉल फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन फॉर्म, OH है तो ऑल फॉर्म, तो इन ऑल फॉर्म हो गया। इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाने का तरीका, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म बनाने का तरीका, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हटा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई 1 टूट के इस कार्बन के ऊपर में आ जाएगा। तो हम लोग का स्ट्रक्चर इस तरह से 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्डेड O बन गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज H+ को अटैक कर देगा, तो जब भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे OH था, यहाँ से H+ को हटाए, जब भी OH के पास से H+ को हटाएंगे तो बना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, ये डबल बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब हम लोग का मीडियम H+ होता ही है, अब ये नेगेटिव चार्ज H+ को अटैक कर देगा, जब ये नेगेटिव चार्ज H+ को अटैक कर दिया तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हम लोग का बन जाएगा कीटो फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म से हम लोग आ गए कीटो फॉर्म पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है पहले, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है, माने ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाने का तरीका, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाने का तरीका, पहले हमको sp3 कार्बन मिलना चाहिए, अल्फा sp3 कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2, जो यहाँ पे हमको एक भी sp3 कार्बन मिला ही नहीं, sp3 कार्बन ही नहीं मिला तो यहाँ पे कीटोन टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देख के पहचान लेंगे कि कब क्वेश्चन में कीटोन टॉटोमेरिज्म होगा, और अगर कीटो फॉर्म दिया है तो उसे इनॉल फॉर्म बनाना है, इनॉल फॉर्म दिया है तो उसे कीटो फॉर्म बनाना है। जैसे pH
देखिए इस मॉलिक्यूल में पहले इससे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। क्या ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, उससे सबसे पहले चेक कीजिए क्या कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये हो गया कीटो फॉर्म। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करने का रूल, इसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ये पीएच है, पीएच का सीधा मीनिंग हो गया कि यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है मैंने कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड मैंने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, तो इसका नहीं है, इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये मिला sp2 तो यहाँ से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। ये मिला sp3 तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन कब होगा, तभी होगा जब इसके पास हाइड्रोजन हो। sp3 कार्बन है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं होता। sp3 कार्बन होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाए, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तभी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अगर नेगेटिव चार्ज बनने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता है तब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन के ऊपर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पीएच बेंजीन करेंगे इस तरह से, CO- यहाँ पे बन गया है डबल बॉन्ड, और ये 6 मेंबर करेंगे इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से था कि हम लोग का 6 मेंबर करेंगे, यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज बनाए हम लोग इस जगह पर, जब भी नेगेटिव चार्ज बना इस जगह पर, तो नेगेटिव चार्ज देखिए नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में आया, इस कार्बन के बीच में नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आएगा, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर में इन दोनों कार्बन के बीच में बना डबल बॉन्ड 6 मेंबर करेंगे, फिर यहाँ से O- H+ को लेके OH बना लेगा, तो ये बन गया हमारा इनोल फॉर्म। इस कार्बन में देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में कब होगा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के लिए sp3 कार्बन चाहिए, तो ये हुआ sp2 कार्बन, ये हो गया sp3 कार्बन। इन दोनों कार्बन को क्यों देख रहे हैं, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को चेक कर, तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन sp2 तो यहाँ से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये कार्बन sp3 तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना चाहिए, और रेजोनेंस के बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस तो दिख रहा है लेकिन रेजोनेंस ही नहीं होगा तो नहीं होता है। जो हम लोग बहुत एग्जाम्पल भी देख चुके हैं जब ऐसा रेजोनेंस होने का प्रोबेबिलिटी होता है लेकिन रेजोनेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेड्स रूल का फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहता है तो उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे कार्बन 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक हाइड्रोजन है, और एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 मेंबर के पास एक हाइड्रोजन है, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हो सकता है। कैसे करेंगे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, H+ को हटाएंगे, बना देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस करा दीजिए। अगर नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन जाए, तो हम लोग का O- इस तरह से 6 मेंबर करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये साइक्लिक 3 मेंबर करेंगे यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब हम लोग ब्रेड्स रूल पढ़ चुके हैं जीओसी में। अब यहाँ पे O- था, यहाँ पे O- को हटा के यहाँ पे H+ अटैक कर देगा तो यहाँ पे बन गया OH। हम लोग जीओसी में ब्रेड्स रूल पढ़ चुके हैं कि कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बनता है, तो ये है ब्रिज हेड पोजीशन, ये है ब्रिज हेड पोजीशन, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे देखिए डबल बॉन्ड बन गया है, ये है ब्रिज हेड एटम, ये है ब्रिज हेड एटम, लेकिन इस ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड बन गया है। जब भी ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड बनता है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगा कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस ही नहीं करेगा। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में ये देखें कि नेगेटिव चार्ज देखने में तो लग रहा है कि रेजोनेंस करेगा लेकिन रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद जो डबल बॉन्ड आएगा सिस्टम को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। ये है ब्रेड्स रूल के हिसाब से कभी भी ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनने इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि sp2 होगा बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। यही है ब्रिड्स रूल की, sp2 कार्बन कभी भी ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड बन रहा था रेजोनेंस की मदद से, डबल बॉन्ड ही नहीं बनेगा मैंने रेजोनेंस ही नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हुआ तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा था। इसमें चेक कीजिए, ये कीटो फॉर्म कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उससे जुड़ा है, ये कार्बन sp2 या sp3। हम लोग पहले तरीका ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़िए, दूसरे कार्बन को बाद में आएंगे, ये लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन को बाद में, पहले जो जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उन सब कार्बन को पहले पकड़ना है। तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो यहाँ पे नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो यहाँ पे होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो बना दीजिए नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस करेगी तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा, तो हम लोग का रिंग इस तरह से बन जाएगा। और देखिए फिर यहाँ से O- बना, O- हाइड्रोजन को लेके OH बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा जब रिंग था, जब यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हुआ था और 2 हाइड्रोजन हुआ था, तब ये रिंग में या तब रिंग को देखिए, तब रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, ये रिंग में ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड माने 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन था तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन माने रिंग हो गया एरोमेटिक, लेकिन अब रिंग में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के बाद रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के होने के बाद रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मैंने रिंग बन गया एंटी एरोमेटिक। कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से रिंग एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक चेंज हो गया। क्या कभी भी कोई मॉलिक्यूल चाहेगा कि मैं एंटी एरोमेटिक बनूं? एंटी एरोमेटिक बनते ही कितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगा तो यहाँ पे कीटोनियल टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह पहले 2 बॉन्ड था, कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से पहले 1 बॉन्ड था मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से 2 बॉन्ड मैंने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने एंटी एरोमेटिक। कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से एरोमेटिक रिंग कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं एंटी एरोमेटिक बनूं, लेकिन कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से तो देखने में लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो कभी भी ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये मल गया तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कभी मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा। और मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी क्यों आ रहा है? कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से, तब वो कीटोनियल टॉटोमेरिज्म करेगा ही नहीं, क्योंकि कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आ रहा है। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए, यह है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इससे इस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रेफरेंस मानते हैं तो इसका अल्फा कार्बन ये, क्योंकि इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन माने होता है कार्बन डबल ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये कार्बन डबल ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन डबल ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। इस कार्बन डबल ऑक्सीजन को रेफरेंस मानेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन। इसको रेफरेंस मानेंगे तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ये इसका हाइब्रिडेशन sp2 जहां पे sp2 वहां पे कीटोनियल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे sp3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटेगा बनेगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस पाई, यहाँ पे टूट के आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 मेंबर करिए, यहाँ पे O- बन जाएगा पाई, इस तरह से डबल बॉन्डेड O ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे O- है, O- जब भी बने तो O- को OH कर दीजिए, तो O- को OH कर दिए। अब देखिए रिंग क्या बन गया, रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग में पहले कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो रिंग था नॉन एरोमेटिक। कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने रिंग बने एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो 100% कीटोनियल टॉटोमेरिज्म होगा। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है, अगर कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा था, तब कीटोनियल टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से ब्रेड्स रूल फॉलो होता है, तो ब्रेड्स रूल वायलेट होता है, तो कीटोनियल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर कीटोनियल टॉटोमेरिज्म के कारण से रिंग में एरोमेटिसिटी आता है तो 100% होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये, तो इस कार्बन डबल जब मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आए तो एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को पकड़िए, एक को रेफरेंस मानिए और रेफरेंस मान के आगे बढ़ते रहिए। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसको रेफरेंस माने, इसको रेफरेंस मानते, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये दोनों हो गया अल्फा कार्बन। इस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रेफरेंस माने तो इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। इस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रेफरेंस माने तो एक कार्बन ये हो गया, ये दूसरा कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन। तो एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आए तो एक कार्बन को रेफरेंस मानिए, जो कार्बन को रेफरेंस, जिस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रेफरेंस माने हैं उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन बन जाएगा अल्फा कार्बन। हमको सब अल्फा कार्बन से काम करना है। ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये दोनों अल्फा कार्बन, इससे जस्ट जुड़े ये दोनों अल्फा कार्बन। 3 अल्फा कार्बन दिख रहा है। तीनों अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, तीनों अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबके पास 2 करके हाइड्रोजन है, तो सब में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, 100% होगा रेजोनेंस। नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे गया, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे है। तो हम लोग का बन गया 6 मेंबर का बेंजीन का रिंग OH। तो ये देखिए, ये तरह का हम लोग का 6 मेंबर का, ये देखिए बेंजीन का रिंग जुड़ गया है। बेंजीन की रिंग पे 3 OH, तो इसका नाम पड़ जाएगा 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, जब एक से ज़्यादा कार्बोनिल होता है तो उस कार्बोनिल को दोनों पोजीशन में, एक कार्बन को रेफरेंस मानिए, रेफरेंस मानेंगे तो उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, सब अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाइए तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कराइए, तो ये हम लोग का इस तरह से बन गया। इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये एल है अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन sp3, ये अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन sp3, ये अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन sp3। अब हम लोग अल्फा कार्बन जल्दी से निकाल सकते हैं। अल्फा कार्बन निकालने का रूल क्या है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो भी कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो भी कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन। तो ये तीनों अल्फा कार्बन, तीनों का हाइब्रिडेशन sp3, तीनों के पास हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो क्या तीनों जगह से हाइड्रोजन निकालने, देखिए इस मॉलिक्यूल को याद रखिएगा, इसको हम लोग एक्टिव मिथिलीन मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक्टिव मिथिलीन होता है। तो एक्टिव मिथिलीन का केस याद करके रखना है कि एक्टिव मिथिलीन में हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से निकलता है। निकलना तो यहाँ से भी चाहिए था, यहाँ से भी चाहिए था, यहाँ से भी चाहिए था, लेकिन निकलता है यहाँ से इसलिए निकलेगा क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो तब जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई लेफ्ट से भी रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई राइट से भी रेजोनेंस होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को राइट और लेफ्ट 2 डायरेक्शन से रेजोनेंस मिला,
लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता तो इसको बस एक ही तो रेजोनेंस मिलता, नेगेटिव सिग्मा पाई। अगर ये मिलता तो अब एक ही तो रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा पाई। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को राइट से भी रेजोनेंस, लेफ्ट से भी रेजोनेंस, मैंने इसको दो रेजोनेंस, इसको एक रेजोनेंस, दो रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा माने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पे बना दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराइए, नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ किसी भी एक के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो देखिए अब हम लोग नेगेटिव चार्ज को, अब देखिए नेगेटिव चार्ज का प्रोबेबिलिटी है कि 50% इसके साथ रेजोनेंस करे, इसके साथ रेजोनेंस करे। लेकिन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग किसी भी एक के साथ रेजोनेंस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो 50-50 ऐसा शो नहीं कर सकते हैं। हमको किसी भी एक राइट साइड के साथ रेजोनेंस कर देंगे या फिर लेफ्ट साइड के साथ, तो राइट साइड के साथ रेजोनेंस कर दिए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के देखिए CH3 C डबल बॉन्डेड O CH डबल बॉन्ड COH, O के पास माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा, O माइनस H प्लस को लेके यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में नहीं रहता है, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में रहता है CH3 C डबल बॉन्ड CHCOH। ये ऑक्सीजन के साथ चेलेशन करके रख देता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस फॉर्म में रहता है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल इस तरह से रहता ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 OH। ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 6 मेंबर का रिंग, इस कारण से इसका इनॉल फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब हमको यहाँ पे इसमें हमको बस ये ध्यान में रखना था कि इसका किस तरह से बनाएंगे। बनाने का रूल क्या है, बीच वाला हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और उसके किसी भी एक के साथ रेजोनेंस कर देंगे, क्योंकि बीच वाला हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल। अब रेजोनेंस कर दिए तो उसके बाद ये ध्यान में रखना था कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन हो जाता है, इसके लिए मॉलिक्यूल इस तरह से थोड़ा बेंड हो जाता है। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इसका इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से कब ज़्यादा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से तब ज़्यादा स्टेबल होगा जब इनॉल फॉर्म का रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो, अगर इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी हो, अगर इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो ये सब केस में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे हमें इस मॉलिक्यूल में चेक करना है, ये बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग। देखिए इस मॉलिक्यूल में हमको देखना है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है क्या है, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन हटने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसको रेजोनेंस में पार्ट करना चाहिए, ये रूल। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है कार्बोनिल, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके पास क्या हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना चुका है, माने इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाइए तो बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराइए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई वन टूट के यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ बड़ा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग के साथ बड़ा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH। तो देखिए ये कीटो फॉर्म से बन गया है इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाने का तरीका, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराए, नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में कार्बन डबल बॉन्डेड बन गया है, O माइनस हाइड्रोजन लेके बन गया है OH। अब हमको ये मॉलिक्यूल में ये याद रखना है कि ये अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले था sp3, अब हो गया है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। किस कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, माने हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया है। sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, माने sp3 और sp2 में ज़्यादा बॉन्ड एंगल sp2 का ज़्यादा बॉन्ड एंगल, माने इस बेंजीन और इस बेंजीन के रिंग में यहाँ पे एंगल 120, इस बेंजीन और इस बेंजीन की यहाँ पे एंगल 109, माने यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम, माने यहाँ पे बेंजीन रिंग आस पास में है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा, माने बेंजीन रिंग दूर में है। इसका माने ये है कि एक बेंजीन रिंग को ये पकड़े और एक बेंजीन रिंग को ये पकड़े, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ पास में है, बहुत पास में है। और बहुत पास में होने के साथ साथ क्या है, बेंजीन बहुत बल्कि ग्रुप है, और साथ में साथ ये जो 4 मेंबर का जो हम लोग को हम लोग को नियो प्रोपाइल ग्रुप जो दिख रहा है, वो नियो प्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा क्राउडीनेस बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा साइज को बढ़ा रहा है। ये
टर्शियरी ब्यूटाइल जब भी बेंजीन के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल जुड़ जाएगा तो बेंजीन बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। तो ये बेंजीन बहुत बल्की रूप में बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम। ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म। किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन? कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में दोनों ग्रुप्स बहुत पास में है। बहुत पास में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल सिर्फ 109 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ग्रुप्स बहुत दूर रहेंगे, तो इस तरह से 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स इतना दूर नहीं, 109 डिग्री पास में है। पास में है तो ज़्यादा रिपल्सन, दूर में है तो कम रिपल्सन ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा रिपल्सन कम स्टेबिलिटी। कीटो इनोल फॉर्म में रूल होता है कि कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, लेकिन इस केस में इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कीटो फॉर्म से। इनोल फॉर्म नियर अबाउट 100%, कीटो फॉर्म नियर अबाउट 0%। तो ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, हमको याद रखना है कि कब इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि मैक्सिमम कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में, जैसे ये एग्जाम्पल में इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्यों? इनोल फॉर्म का बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो रिपल्सन घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि रिपल्सन के कारण से अनस्टेबिलिटी आता है। रिपल्सन घट जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगा। रिपल्सन के कारण से स्टेबिलिटी घट रहा था, रिपल्सन घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। इस मॉलिक्यूल में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन sp2 यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये भी sp2 यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे sp3 मेंबर के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो ये हो गया स्पेस टॉटोमेरिज्म, जो हम लोग देख चुके हैं। तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई यहाँ पे बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया है। इस तरह से हम लोग का 6 मेंबर का बेंजीन रिंग, तो ये हम लोग का बन जाएगा इनोल फॉर्म, और यहाँ पे ऑक्सीजन OH लेके इस तरह से। तो ये स्पेस टॉटोमेरिज्म ये एग्जांपल देख चुके हैं। ये एग्जांपल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल, ये कार्बन डबल ऑक्सीजन कार्बोनिल, ये इसको रेफरेंस मानेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक से ज़्यादा कार्बोनिल आए तो एक को रेफरेंस मानिए और फिर दूसरे के साथ काम कीजिए। तो इसको रेफरेंस माने, इसको रेफरेंस मानते ही ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। इसको रेफरेंस माने तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। माने जो कार्बन डबल ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। इस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रेफरेंस माने तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इसको रेफरेंस माने तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। माने ये अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। माने यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है। हाइड्रोजन हटने का दोनों केस है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाए, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो जब नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस यहाँ भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस यहाँ भी है। तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस हो जाए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस नहीं होता है, किसी दो में से वैसे एक डायरेक्शन से रेजोनेंस होता है। तो किसी एक डायरेक्शन से रेजोनेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से रेजोनेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा है और यहाँ पे रेजोनेंस कर लिए, तो यहाँ पे रेजोनेंस करते ही हम लोग का रिंग यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O बन गया, OH बन गया, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस एक्सेप्शन में यहाँ पे क्यों, यहाँ पे जब दोनों से प्रोबेबिलिटी था कि दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस होता, जैसे हम लोग इस एग्जांपल में किए थे कि तीनों डायरेक्शन से प्रोबेबिलिटी बन रहा था, तो तीनों डायरेक्शन से रेजोनेंस कराए थे। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना के रेजोनेंस कराए थे, तीनों चार्ज का रेजोनेंस कराए थे। तो यहाँ पे 2 में से बस एक का रेजोनेंस क्यों करा रहे हैं, दोनों का रेजोनेंस क्यों नहीं कराए? तो यहाँ पे दोनों का रेजोनेंस इसलिए नहीं कराए क्योंकि जब एक ने रेजोनेंस किया तो ये स्ट्रक्चर बना, और ये स्ट्रक्चर बनते ही बन गया है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या दोनों स्ट्रक्चर बनाने में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है? तो दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस करा के देखते हैं क्या बनता है। अगर दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस करा दें तो हम लोग ये 3-4 मेंबर के इस तरह का OH और OH बन जाएगा। तो देखिए, तो अब देखने में तो लगता है कि यहाँ भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। तो देखिए, जब हम लोग दोनों नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराए तो ये स्ट्रक्चर बना, बस एक का रेजोनेंस कराए हैं तो ये स्ट्रक्चर बना। जब दोनों का रेजोनेंस कराए हैं तब भी तो देख रहे हैं कि यहाँ भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये OH और ये OH, यहाँ भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों मिल रहा है? क्यों एक ही डायरेक्शन से रेजोनेंस करा है, दोनों से रेजोनेंस क्यों नहीं करा रहे? इसमें बात यह है कि यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल प्लस आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं जब लोन पेयर एक एटम से दूर जाता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ भी ऑक्सीजन लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, OH और ऑक्सीजन से जुड़ा है OH। देखिए, तो ये हम लोग का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये है इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में इस ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बनेगा, ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बोलेंगे?
इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बोलेंगे, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बोलेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पे इस ऑक्सीजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या ये हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा तब बनता है जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आए और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आए, तब नेगेटिव प्लस में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव रहता ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में थोड़ा रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस और ये हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे नेगेटिव प्लस का इंटरेक्शन के कारण से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण से इंटरेक्शन घट गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, कम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम स्टेबिलिटी, ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए एक्सेप्शन में याद रखना है कि दोनों से प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन दोनों में से बस कोई भी एक डायरेक्शन में जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये हम लोग को 5 मेंबर का रिंग दिख रहा है, अगर एग्जाम में 6 मेंबर का भी रिंग इस तरह से दे दे तो 6 मेंबर का रिंग में भी रूल एक ही फॉलो होगा। अगर 2 कार्बोनिल एक साथ लगा हुआ है और वो रिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं कि फ्री मॉलिक्यूल अगर इस तरह का सिर्फ मॉलिक्यूल दे दे तब उसमें ऐसा बात कर देंगे। जब रिंग का पार्ट है, ये यहाँ पे 2 कार्बोनिल एक रिंग का पार्ट है और रिंग का पार्ट होने के साथ साथ एक एडजेसेंट में है, जब रिंग का पार्ट होता है और एडजेसेंट होता है तब ये रूल को फॉलो करना है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन के ही तरह है। ये क्वेश्चन में क्या था, 2 कार्बोनिल था, 2 कार्बोनिल एक दूसरे के साइड में था। ये क्वेश्चन हम जो अभी जो एक्सेप्शन किए थे इसी क्वेश्चन की तरफ है। यहाँ भी 2 कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल एक दूसरे के आसपास में, ये 2 कार्बोनिल एक दूसरे के साइड में। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये इस क्वेश्चन में 2 कार्बोनिल एक रिंग का पार्ट बन चुका है। रिंग का पार्ट बन जाने के कारण से इन दोनों में रोटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन तो होता है, तब यहाँ पे क्यों नहीं होगा रोटेशन? क्योंकि रिंग का पार्ट है, रिंग में कभी रोटेशन नहीं होता है। लेकिन ये रिंग का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे रोटेशन इन दोनों के बीच में बड़े आराम से रोटेशन हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में बड़े आराम से रोटेशन होता है। क्यों यहाँ पे रोटेशन होना, कि यहाँ पे जरूरी क्यों है रोटेशन होना? यहाँ पे इसलिए जरूरी है रोटेशन होना क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, माने नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की एक दूसरे के साथ रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि रिपल्सन कम हो, एक तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक साइड चला जाता है और दूसरा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक साइड चला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए कई कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का ऑक्सीजन उस साइड चला गया, एक नीचे चला गया। तो ऊपर नीचे हो जाने के कारण से क्या था, अब लोन पेयर रिपल्सन घट गया है। लेकिन जब सेम साइड था तब लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा था। अब चूंकि इसका दोनों अपोजिट साइड में चल गया है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करके देखिए। तो यहाँ से देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसका ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हटाइए, sp3 मेंबर, sp3 मेंबर, एक हाइड्रोजन को हटाते ही यहाँ पे CH2 माइनस, एक हाइड्रोजन को हटाते ही बन जाएगा CH2 माइनस। नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस कराइए। तो CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे COH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो रहा था जब हम लोग इसका रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, हम लोग जब इसका कीटोनल टॉटोमेरिज्म कराए थे, तब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा था। इस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि एक कार्बोनिल एक साइड चला गया है, दूसरा कार्बोनिल दूसरा साइड चला गया। लेकिन अगर एग्जाम में हमको ये ऑप्शन ना दिया रहे तो एग्जामिनर ये भी सोच सकता है, और उसका एग्जामिनर का ये भी मन में हो कुछ ऐसा चाहे कि 2 कार्बोनिल में से एग्जामिनर यही चाहते हैं कि बस एक ही कार्बोनिल के रेफरेंस मान के बस एक ही जगह से रेजोनेंस कराया जाए। तो बस अगर एक ही जगह से रेजोनेंस कराया जाएगा तो इस जगह का रेजोनेंस मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो जगह से रेजोनेंस पॉसिबल था, दोनों जगह से रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे कि वो चाहता है कि स्टूडेंट एक ही जगह से रेजोनेंस पॉसिबल करके प्रोडक्ट बनाए, तो यहाँ पे 2 जगह में से हम लोग एक ही जगह से रेजोनेंस कर देंगे। मैंने यहाँ पे रेजोनेंस करने का दरकार ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन छोटा पड़ गया है, मैंने क्वेश्चन ईजी हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, मैंने यहाँ जो रेजोनेंस कराए थे वो रेजोनेंस नहीं कराए, यहाँ पे रेजोनेंस करा दिए। अब एग्जामिनर हमसे ये चाहता है पूछना कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, क्या यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, क्या यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बनेगा? यहाँ पे नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल रिंग का पार्ट नहीं था, ये मॉलिक्यूल फ्री चेन था,
स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन में अच्छा से रोटेशन हो सकता है और रिपल्सन को कम करने के लिए रोटेशन हो गया है, एक कार्बोनिल एक साइड तो दूसरा कार्बोनिल दूसरा साइड। चूंकि ये कार्बोनिल पहले से ही इधर घूम गया था तो इसका OH पहले से ही इधर घुमा रहेगा और इसका कार्बन डबल बॉन्ड पहले से ही नीचे घुमा रहेगा। इसका माने ये कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन OH अपोजिट साइड में रहेगा। अपोजिट साइड में होने के कारण से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा। तो बस हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्योंकि रिंग का पार्ट है और ये रिंग का पार्ट नहीं है। इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अब हमको देखना है कि किस क्वेश्चन में हम लोग को इनॉल कंटेंट निकालना होता है। तो इनॉल कंटेंट में हम लोग बस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज को कर देंगे और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखेंगे। जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसका इनॉल कंटेंट उतना ज़्यादा। तो इनॉल कंटेंट में देखिए जैसे हमको 3 मॉलिक्यूल दे चुका है, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, CH3 CO CH2 CH3। तो देखिए ये तीनों मॉलिक्यूल में हमको इनॉल कंटेंट बताना है। तो इनॉल कंटेंट, क्योंकि हमको पता है सब कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म करेगा तो सब अपना इनॉल बनाएगा। अब इनॉल जो बनाएगा, किसका इनॉल ज़्यादा बनेगा, किसका इनॉल कम बनेगा, इसका रूल क्या है, आप एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए। एसिडिक हाइड्रोजन में अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन वही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो उसके sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हाइड्रोजन कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है तो बस किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाइए। तो जैसे हम लोग मैकेनिज्म करते थे, इनॉल फॉर्म बनाने का तरीका है, उसी फॉर्म को करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देंगे तो CH2 माइनस बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा सकते थे हाइड्रोजन को, यहाँ से भी हटा सकते हैं हाइड्रोजन को। तो जैसे हम लोग एसिडिटी का प्रॉब्लम करते हैं कि एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाना है, यहाँ भी वही करना है। तो यहाँ भी ये CH3 CH2 CH3 तीनों अल्फा कार्बन, लेकिन इन तीनों अल्फा कार्बन में से बीच वाला अल्फा कार्बन सबसे ज़्यादा एसिडिक। क्यों? यहाँ के नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से भी रेजोनेंस करेगा, राइट से भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे बस राइट से रेजोनेंस, बस लेफ्ट से रेजोनेंस। तो इसका एक रेजोनेंस, दो रेजोनेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ से एक H+ को हटाइए, बनाइए नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज बना, अब उसका स्टेबिलिटी चेक करना है, किस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज, किसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल रहा है तो रेजोनेंस के कारण से स्टेबिलिटी बढ़ा। लेकिन यहाँ पे CH3 का प्लस आई लग रहा है, इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट। यहाँ पे प्लस आई लग रहा था, रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस और जीरो इफेक्ट, यहाँ पे रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे लेफ्ट से भी रेजोनेंस, राइट से भी रेजोनेंस, तो यहाँ पे दो रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये मॉलिक्यूल C, ये मॉलिक्यूल B, ये E। तो C का सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट। अब B और A में किसका ज़्यादा इनॉल कंटेंट, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट, हाइड्रोजन का ऑलवेज जीरो इफेक्ट होता है, लेकिन CH3 का प्लस आई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर इस डायरेक्शन में भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि जब प्लस आई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को घटा देता है, क्योंकि चार्ज को बढ़ा देता है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया। तो C का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर A का, फिर B का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इनॉल फॉर्म बनाने का यही तरीका है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। अब जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स में इनॉल कंटेंट को दिया गया है, तो ये एक मॉलिक्यूल, सबसे हम लोग इनॉल कंटेंट बनाएंगे। सब क्वेश्चन में हमको इनॉल कंटेंट का मेजॉरिटी बोलना है, किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा है, A का, B का, C का, D का, E का, किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा है। इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन है, सीधा एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन sp3 कार्बन का हाइड्रोजन ऑलवेज एसिडिक हाइड्रोजन। sp3 कार्बन का हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो ये दोनों अल्फा कार्बन sp3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोगों को अल्फा कार्बन जो sp3 है उसी का हाइड्रोजन हटाना है, sp2 कार्बन का हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे और अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन नहीं है तो दूर में जाइए, जो ऐसे स्पेस ऑटोमेरिज्म में करते हैं तो वो प्रोसेस यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही मिल गया sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे एक दोनों जगह पे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन हटा दीजिए। लेकिन तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है। और देखिए यहाँ पे अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो देखिए
यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन, लेकिन हमको ये एक्सेप्शन याद है कि ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें दोनों तरह से हाइड्रोजन हट सकता है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है, नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज को बस एक डायरेक्शन से रेजोनेंस कराना है। तो इधर से किसी एक डायरेक्शन से रेजोनेंस कराएंगे, प्रोबेबिलिटी है दोनों डायरेक्शन से, लेकिन कराएंगे एक ही डायरेक्शन से क्योंकि एक्सेप्शन है। तो एक डायरेक्शन से रेजोनेंस करने के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ के रेजोनेंस करा दिए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, pi बॉन्ड टूट के यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ा। तो इस मॉलिक्यूल में इसका इनॉल कंटेंट हम लोग ध्यान रखते हैं। तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोग को याद रखना था किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो हमको याद हो गया। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कुछ देख लिए, तो इसमें देखिए हमको ये पता लगा इसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। कि इसका इनॉल कंटेंट क्यों ज़्यादा, क्योंकि इसका इनॉल देखिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इसका इनॉल बहुत ज़्यादा स्टेबल, इसलिए इसका स्टेबिलिटी इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। ए का ज़्यादा हो गया। बी में चेक कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों sp3 कार्बन अल्फा कार्बन नेगेटिव चार्ज बने, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो pi बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो ये बन गया इसका इनॉल। लेकिन इनॉल कंटेंट चेक करने का तरीका ये सब कुछ नहीं होता है, इनॉल बनाना नहीं पड़ता है इनॉल कंटेंट में। यहाँ पे इनॉल क्यों बनाए, क्योंकि एक्सेप्शन क्वेश्चन था। एक्सेप्शन क्वेश्चन में इनॉल इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे इनॉल बना के हमको पता लग रहा है कि इनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, जिसके कारण से स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन जनरल क्वेश्चन में इनॉल नहीं बनाना पड़ता है। जनरल क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कीजिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए, यहाँ पे दोनों अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन sp3 किसी भी एक जगह से नेगेटिव चार्ज बनाइए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए, यहाँ भी देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये इस कार्बन को रेफरेंस माने तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन को रेफरेंस माने तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। लेकिन ये sp2 से हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसका इनॉल देखिए, अगर इसका इनॉल बना तो ये pi बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के O- यहाँ पे OH बन गया सिंगल बॉन्ड और pi बॉन्ड बन गया। अब देखिए रिंग बन गया एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग बन गया एरोमेटिक। तो हम लोग क्वेश्चन में देखिए, अब इसका इनॉल बनाइए, ये है sp3, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टूट गया, ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे रिंग बन रहा है एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे रिंग बन रहा है एरोमेटिक, यहाँ पे रिंग बन रहा है में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी का, तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो एरोमेटिसिटी जिस कंपाउंड में है उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा बनेगा। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी होगा, तो इसका इनॉल कंटेंट बनेगा ही नहीं, सबसे कम बनेगा क्योंकि रिंग एंटी एरोमेटिक हो रहा है। एंटी एरोमेटिक में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, तो ये कंपाउंड कीटो फॉर्म में था तब एंटी एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जब इनॉल फॉर्म बन गया तो एंटी एरोमेटिक बन गया है। एंटी एरोमेटिक बन गया है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, कभी ये इनॉल फॉर्म बनेगा ही नहीं, तो इसका इनॉल कंटेंट सबसे कम होगा। तो ई का इनॉल कंटेंट सबसे कम। अब सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो यहाँ भी स्टेबिलिटी आ रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, यहाँ भी स्टेबिलिटी आ रहा है एरोमेटिसिटी के कारण से, लेकिन एरोमेटिसिटी और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तो डी का एरोमेटिसिटी इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा ए का, क्योंकि डी और ए में स्टेबिलिटी आ रहा था। तो हम लोग इनॉल कंटेंट इसका बनाए हैं, हम लोग इनॉल इसका बनाए, इसका इनॉल बनाए, इसका इनॉल बनाए, इन दोनों का इनॉल नहीं बना क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। लेकिन ये तीनों एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, बस एक साइड से रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से एरोमेटिसिटी, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से एंटी एरोमेटिसिटी के सबसे कम, एरोमेटिसिटी के कारण से सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन स्टेबिलिटी के कारण से, उसके बाद ए। बी सी में चेक करना है तो बी सी में भी हम लोग इनॉल बनाएंगे क्योंकि ये भी एक्सेप्शन वाला है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन नहीं है, जब ये दोनों क्वेश्चन हो गए तब एक्सेप्शन बनेगा। कैसे, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस कराइए, तो रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे टूटेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास बन गया OH। अब देखिए इनॉल जब बना तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे इनॉल बनने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन किसमें डबल बॉन्ड बनना ज़्यादा अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना ज़्यादा इजी। रिंग में डबल बॉन्ड बनना बहुत इजी होता है, लेकिन स्ट्रेट चेन में रिंग इनॉल बनना डिफिकल्ट होता है। इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि रिंग में इनॉल डबल बॉन्ड, देखिए हम लोग डबल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनॉल जब बनेगा, इनॉल बनते ही डबल बॉन्ड बनता है, तो इनॉल बनते ही डबल बॉन्ड बनता है। मैंने डबल बॉन्ड का बात कर रहे हैं, मैंने इनॉल का बात कर रहे हैं क्योंकि इनॉल के कारण से ही डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनता है तभी इनॉल बनता है। मैंने डबल बॉन्ड इनॉल इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड के साथ बात कर रहे हैं, मैंने इनॉल का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में इनॉल के लिए बात करना है तो डबल बॉन्ड के लिए बात करेंगे। तो डबल बॉन्ड किस में ज़्यादा बनना है, जिसमें ज़्यादा इजीली डबल बॉन्ड बन जाएगा उसका इनॉल ज़्यादा इजीली बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बनते ही इनॉल बनता है। तो हमको देखना है किसमें ज़्यादा इजीली डबल बॉन्ड बनना है, तो इसमें डबल बॉन्ड इजीली बन रहा है। इससे रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड कब बना, डबल बॉन्ड बना है रेजोनेंस की मदद से। रेजोनेंस कब होता है, जब एक पैरेलल पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। मैंने रेजोनेंस के कारण से जो डबल बॉन्ड जो बना
बना है, रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड बना है, तो रेजोनेंस अच्छा होगा तभी डबल बॉन्ड बनेगा। जब और अच्छे से डबल बॉन्ड बनेगा तो किसमें रेजोनेंस अच्छा होगा, इसमें रेजोनेंस अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के इस एटम और इस एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इस एटम और इस एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ये दोनों एटम में इन दोनों एटम में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों एटम में रोटेशन पॉसिबल है। क्योंकि इन दोनों एटम में रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका जो 2p ऑर्बिटल है, क्योंकि ओवरलैप होगा, 2p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा तब बॉन्ड बनेगा, तो इसका भी p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैप होगा, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैप होगा। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और ये रिंग का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीट रिंग नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे रिंग नहीं है। रिंग नहीं है माने ये सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के एक्सिस के और रोटेट कर सकते हैं, माने इसका पाई बॉन्ड इसका पाई बॉन्ड इसी तरह फिक्स नहीं रहेगा, ये दोनों इस तरह से रोटेट करते रहेंगे, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर इस तरह से पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल्स रोटेट करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कि इस तरह से ओवरलैप हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। ओवरलैप होगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है। अगर रिंग का पार्ट होता तब रोटेट नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये दोनों रिंग का पार्ट है, रिंग का पार्ट है, इसी तरह फिक्स रहेगा, रोटेट नहीं करेगा। फिक्स रहेगा तो बहुत इजीली पाई बॉन्ड ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे ओवरलैप होने का प्रोबेबिलिटी घट रहा है। देखिए ओवरलैप कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रोटेशन के कारण से प्रोबेबिलिटी घट गया और रोटेशन ओवरलैप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है तो ओवरलैप बड़ा आसान से होगा, बहुत इजीली ओवरलैप होगा, तो बहुत इजीली डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत इजीली डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे इनॉल बहुत इजीली बन गया, तो यहाँ पे इनॉल बहुत इजीली बन गया, तो बी और सी में इनॉल कंटेंट बी का ज़्यादा होगा, फिर सी का होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ये देख लेंगे। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें सब एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन था, तो उसमें बस यही ध्यान में रखना है, चूँकि दोनों p ऑर्बिटल्स रिंग का पार्ट है तो रिंग के पार्ट में रेजोनेंस नहीं है, रिंग के पार्ट में ओवरलैप नहीं है, रिंग के पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण से रिंग का पार्ट कभी वहाँ पे p ऑर्बिटल्स आराम से ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन अगर रिंग का पार्ट नहीं हो तब वहाँ पे ओवरलैप करना डिफ़िकल्ट है। तो देखिए हमको फिर से इनॉल कंटेंट ही निकालना है। इनॉल कंटेंट निकालने का तरीका बस सब में एक ही बात है। इनॉल कंटेंट निकालने का तरीका, इनॉल कंटेंट को कंपेयर करना है, सीधा सीधा आप कम कीजिए, सीधा सीधा आप एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, एसिडिक हाइड्रोजन के बाद नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कीजिए। इन तीनों में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन बस ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में ऑलवेज हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे CH3 दो ठो प्लस आई लगेगा, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई। यहाँ पे बेंजीन का दो इफेक्ट होता है, प्लस एम होता है, माइनस आई होता है, लेकिन प्लस एम में माइनस आई डोमिनेट करता है, प्लस एम बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे बेंजीन का इधर से माइनस आई, बेंजीन का माइनस आई। यहाँ पे OCH3 का लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस, और यहाँ पे इधर भी OCH3, तो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। OCH3 के जब भी किसी भी ग्रुप के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो तो प्लस एम इफेक्ट लगाता है। यहाँ पे OCH3 कैसे प्लस एम इफेक्ट लगाएगा? लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। OCH3 ये लोन पेयर को रेजोनेंस में भागने के लिए भेजेगा। OCH3 ये चाहेगा कि ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करके यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज चाह रहा है कि मेरे को स्टेबिलिटी के लिए मेरे को इस पाई साइड, देखिए यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है इस साइड के लिए। अब ये डबल बॉन्ड में ये भी नेगेटिव चार्ज चाह रहा है कि ये भी रेजोनेंस करे, और ये लोन पेयर भी चाह रहा है कि रेजोनेंस करे। माने ये लोन पेयर का रेजोनेंस इस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को रोक रहा है। ये लोन पेयर चाहता है कि मैं रेजोनेंस करूं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज चाहता है मैं रेजोनेंस करूं। माने अगर लोन पेयर नहीं होता तब नेगेटिव चार्ज बड़ा आसानी से रेजोनेंस कर लेता, लेकिन लोन पेयर के कारण से नेगेटिव चार्ज आसानी से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? कि लोन पेयर सिग्मा पाई भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसी तरह इधर भी देखिए, यहाँ भी लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करना चाहता है, ये नेगेटिव चार्ज भी करना चाहता है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा। OCH3 अपना प्लस एम इफेक्ट के कारण से, कॉम्पिटिशन के कारण से इसका रेजोनेंस को घटा देगा, तो इसका रेजोनेंस घट जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस इस प्लस एम के कारण से भी घटेगा, इस प्लस एम के कारण से भी रेजोनेंस घटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक OCH3 है, एक OCH3 है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। ये भी देखिए नेगेटिव चार्ज को तो लेफ्ट साइड से बड़ा आसानी से रेजोनेंस कर पाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में बस CH3 है, वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड से आसानी से रेजोनेंस करेगा। लेकिन जब राइट साइड से रेजोनेंस करने के लिए जाएगा तब OCH3 का प्लस एम इफेक्ट लगेगा। हम लोग GOC में पढ़ चुके हैं कि दो रेजोनेंस अपोजिट साइड में जब जाता है तो रेजोनेंस घट जाता है। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज की इधर का रेजोनेंस, लोन पेयर का इधर का रेजोनेंस, तो ये अपना प्लस एम इफेक्ट के कारण से इधर का रेजोनेंस को घटा देगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस घट गया है, यहाँ पे प्लस एम के कारण से थोड़ा रेजोनेंस घट रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, क्योंकि ये भी अपना प्लस एम लगाएगा, ये भी प्लस एम लगाएगा। ये प्लस एम नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करने का ट्राई करेगा। अगर ये रेजोनेंस करने का ट्राई किया तो ये नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस को रोकेगा, तो इधर से भी रोक रहा है, इधर से भी रोक रहा है, तो रोक रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस नहीं होने दे रहा है। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं होने दे रहा है तो ये मॉलिक्यूल A, ये B, ये C, ये D, तो C मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पा रहा है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पा रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी घट रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट
पार्ट ले रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ता, नहीं ले रहा है पार्ट तो स्टेबिलिटी सबसे कट जाएगा सी का, उसके बाद होगा डी का, क्योंकि डी में देखिए एक साइड से रेजोनेंस बैंड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और ऊपर से प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन ये CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया। तो सी और डी में डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि डी में एक प्लस आई एक प्लस एम, लेकिन सी में दोनों प्लस एम का पावर प्लस आई से ज़्यादा होता है, तो दो प्लस एम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो देखिए इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये OCSE प्लस एम शो करेगा, प्लस एम के कारण से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया रेजोनेंस की मदद से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे प्लस एम से बढ़ा रहा है, प्लस आई से बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से प्लस एम से, दो प्लस एम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, ज़्यादा चार्ज बढ़ाएगा तो ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा घटेगा। तो सी डी में डी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सी से। ए बी में चेक कीजिए, ए में है दोनों साइड से माइनस आई इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, तो ध्यान रखिएगा बेंजीन रिंग का एक्टिव बेंजीन ग्रुप में जनरली हम लोग माइनस आई ही कंसिडर करेंगे। दूसरे जीओसी में प्लस एम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन प्लस से माइनस आई का केस आएगा तो माइनस आई को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, और अगर माइनस आई नहीं लग रहा है तो प्लस एम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस आई लगाना है, तो इधर से माइनस आई लगाएगा, इधर से भी माइनस आई लगाएगा, तो यहाँ पे दोनों माइनस आई, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस आई है तो बहुत चार्ज को बढ़ा दिया। ए बी में ये चार्ज बढ़ रहा है तो बी का स्टेबिलिटी होगा कम और ए का स्टेबिलिटी होगा ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग का ऑर्डर आ जाएगा ADBC। अब यहाँ पे देखिए, अब चारों को कंपेयर कैसे कर ले, यहाँ पे दोनों माइनस आई दोनों चार्ज को अपने पीएच चार्ज को इधर खींचेगा, जितना चार्ज को खींचेगा तो सेंटर से चार्ज घट जाएगा, सबसे ज़्यादा चार्ज घट रहा है तो ए का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे प्लस एम के कारण से चार्ज को बढ़ाया जा रहा है, प्लस एम लगेगा रेजोनेंस की मदद से चार्ज को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्लस एम तो ज़्यादा चार्ज, यहाँ पे प्लस आई, लेकिन प्लस एम और प्लस आई में प्लस एम का पावर ज़्यादा तो ये ज़्यादा चार्ज बढ़ाएगा, तो सी का स्टेबिलिटी सबसे कम। यहाँ पे एक प्लस एम है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस आई, लेकिन एक आई प्लस एम, एक प्लस आई प्लस एम का पावर ज़्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो डी का स्टेबिलिटी बी से कम है। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। ऐसे फिर से हमें इनऑर्गेनिक कंटेंट कंपेयर करना है। सब इनऑर्गेनिक करना है, करने का तरीका कार्बन ऑक्सीजन है, इसे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बन सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बन सकता है, जहाँ इच्छा हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, कहीं भी नेगेटिव चार्ज बना लीजिए, इन दोनों पोजीशन में कहीं भी नेगेटिव चार्ज बनाइए। लेकिन नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, यहीं भी नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बनाइए बात बराबर। ये इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन नहीं सकता है, यहाँ पे इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहे, कोई एक ही बात है। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना। अब नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस की मदद से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिल रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस तो सब में है, तो सब में रेजोनेंस कॉमन है। उसके बाद हमको डिफरेंस पता करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ये जो बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन का हम लोग जानते हैं बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगाना है, क्योंकि बेंजीन जनरली प्लस से माइनस आई में माइनस आई स्ट्रांगली लगाता है, और ये कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रहा है। यहाँ पे ए बी सी, ए में प्लस आई लग रहा है, प्लस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। सी में इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच लिया अपने तरफ, यहाँ से चार्ज घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया तो ए का आ जाएगा बीच में। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। तो सीधा है, जब माइनस आई प्लस आई ध्यान में रखना है, माइनस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो अल्फा कार्बन होता है, मतलब टॉटोमेरिज्म में एक ही चीज़ है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, और उस sp3 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तब टॉटोमेरिज्म, और सारा काम टॉटोमेरिज्म का वहीं से करते हैं। अब जैसे देखिए अब हम लोग कुछ और टाइप्स के टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इमीन
ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तो इमीन ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म कुछ है, तो ये टॉटोमेरिज्म कुछ बेसिक टाइप्स है जो हमें बस एक बार देख लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो देखिए ये है इमीन कंपाउंड। इमीन कंपाउंड क्यों? सी डबल बॉन्डेड एन को बोलते हैं इमीन कंपाउंड। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कैसे होगा? हम लोग टॉटोमेरिज्म का कैसे करते थे? अल्फा एच को हटाते थे। तो अल्फा कार्बन को, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो हमको बन गया सी एच डबल बॉन्डेड एन माइनस। ये हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए तो बन गया एन माइनस। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, बना नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराइए। अब नेगेटिव चार्ज कैसे रेजोनेंस कराएगा? उसके लिए देखिए नेगेटिव चार्ज सीधा सीधा रेजोनेंस कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस के लिए हम लोग NH इमीन और सी डबल बॉन्डेड NOH। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज इस तरह से, तो इमीन ऑक्साइम में नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस करना है हमें। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाए, बना नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराएंगे, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराएंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा, हम लोग को ये हाइड्रोजन को हटाना है। ये हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH2 माइनस। अब रेजोनेंस कराइए, नेगेटिव यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHN माइनस, N माइनस बन गया C डबल बॉन्डेड NOH। तो देखिए हम लोग देखिए इमीन ऑक्साइम का टॉटोमेरिज्म हम लोग बाद में देखते हैं, उससे पहले कुछ और टॉटोमेरिज्म देख लेते हैं। ये नाइट्रोसो, तो ये सब टॉटोमेरिज्म देखिए। अभी यहाँ पे नाइट्रोसो ग्रुप है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन बस यहीं पे दिख रहा है, तो यहीं पे दिख रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए, तो CH3 था, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए, बन गया CH2 माइनस N डबल बॉन्डेड O। अब रेजोनेंस कराइए, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पाई यहाँ पे टूट जाएगा, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड NO माइनस, हाइड्रोजन का H प्लस लेके यहाँ पे बन जाएगा OH। तो ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का बन गया ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो ऑक्साइम आइसोमेरिज्म। तो नाइट्रोसो ऑक्साइम देखिए, ये सी डबल बॉन्डेड NOH को बोलते हैं ऑक्साइम। तो ये है ऑक्साइम कंपाउंड। ऑक्साइम कंपाउंड जब भी सी डबल बॉन्डेड NOH दिख जाए तो माने ये ऑक्साइम कंपाउंड है। तो ये है नाइट्रोसो, N डबल बॉन्डेड O ग्रुप को नाइट्रोसो बोलते हैं, तो ये नाइट्रोसो ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, तो ये एक टाइप होता है नाइट्रोसो ऑक्साइम टाइसोमेरिज्म का। अब हम लोग देख लेंगे नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो इस तरह के कुछ बेसिक टॉटोमेरिज्म होता है जो हमें बस देख के रखना है कि टॉटोमेरिज्म जरूरी नहीं है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही हो। टॉटोमेरिज्म नाइट्रो असीनाइट्रो टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या है? कोई भी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, CH3N डबल बॉन्डेड O, ये नाइट्रो एसीनाइट्रो। अब हम लोग देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे अमाइड इमिनॉल। इसमें अमाइड को ड्रॉ कर लेते हैं, CH3C डबल बॉन्डेड O NH2। हम लोग देख लेंगे ट्राइएजो टॉटोमेरिज्म, जिसमें ड्रॉ कर लें PHN डबल बॉन्डेड N NHCH3। हम लोग देख लेंगे डाइएजो हाइड्राजो टॉटोमेरिज्म। ये सब कंपाउंड है, बस कंपाउंड के नाम पर ही यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है नाइट्रो असीनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, ये एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाए तो बन गया CH2 माइनस। अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे CH3 था, तब नेगेटिव चार्ज इस तरह से यहाँ पे CH2 बन गया डबल बॉन्डेड N, यहाँ पे O, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बना है? यहाँ से हाइड्रोजन को हटाए, हाइड्रोजन को हटाते यहाँ पे CH2 माइनस बन जाएगा, CH2 माइनस का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, O माइनस बन गया, O माइनस का OH बन जाएगा। तो इसी कंपाउंड को बोलते हैं असीनाइट्रो। तो ये हो गया एसीनाइट्रो, ये हो गया नाइट्रो। अब अमाइड इमिनॉल, ये है अमाइड कंपाउंड। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन कौन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन? इन दोनों में से नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक। ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस। डेल्टा पास होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल्टा प्लस के कारण से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर शो कर रहा है। जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर शो करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ भी थोड़ा डेल्टा प्लस डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट गया तो इसके पास डेल्टा प्लस आ गया, ये यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर से जुड़ा हुआ हाइड एटम एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ भी एसिडिक, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ पे बना दिया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस यहाँ पे बन गया, तो देखिए CH3NOCO माइनस डबल बॉन्डेड NH। अब यहाँ पे O माइनस है, जब भी O माइनस बने O माइनस को OH कर लीजिए, तो ये हम लोग का बन गया इमिनॉल। इसको इमिनॉल क्यों बोलते हैं? C डबल बॉन्डेड N को इमीन और ऑक्सीजन OL, तो इसको नाम बोल देंगे इमिनॉल। तो ये हो गया अमाइड इमिनॉल टॉटोमेरिज्म। अमाइड इमिनॉल टॉटोमेरिज्म क्या किए थे? CH3NH3 में से CH3NH2 में से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को हटाए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कर दी। ट्राइएजो टॉटोमेरिज्म, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे PH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CH3, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हटाइए, बना नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराइए, नेगेटिव यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है तो PHN माइनस सिंगल N डबल बॉन्डेड N और ये CH3, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सीधा यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाए, हाइड्रोजन को हटाए नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया, नेगेटिव सिग्मा पाई, जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे बन गया है पाई बॉन्ड, देखिए यहाँ पे बन गया पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है तो यहाँ पे H प्लस अटैक कर देगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया, इसको ट्राइएजो क्यों बोले? क्योंकि एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, ट्री नाइट्रोजन और एजो, N डबल बॉन्डेड N को बोलते हैं एजो, तीन नाइट्रोजन तो ट्राइएजो। डाइएजो हाइड्राजो, यहाँ पे क्या होगा, सेम तरीका है, एक हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे देखिए PH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड CH PH, यहाँ पे CH2 था, ये इसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यही हाइड्रोजन है। हमको सब टॉटोमेरिज्म में एक ही रूल है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बढ़ाइए, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस किए। तो ये सब हाइड्रोजन को टॉटोमेरिज्म को याद नहीं करना है, बस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराए। यहाँ पे CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाए तो एसिडिक हाइड्रोजन को हट गया, यही एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि और कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो हाइड्रोजन है उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हटाइए, हाइड्रोजन को H प्लस को हटाइए तो बना नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करिए, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूट गया, तो बन गया PHN माइनस सिंगल N डबल बॉन्ड CH N माइनस है, यहाँ से H प्लस अटैक कर लेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हम लोग का बन गया हाइड्राजो। अब हम लोग इमीन्स का देख लेंगे, तो इमीन में CH डबल बॉन्डेड NH है, तो ये हो गया इमीनो। तो हम लोग इमीनो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, इमीनो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म हम लोग को एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है, एसिडिक हाइड्रोजन हटा लीजिए, सीधा एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से हटा सकते हैं, ये इमीन ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराए, ये टूट गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर में टूट गया है। तो देखिए यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे NH माइनस, तो देखिए यहाँ पे बन गया है इमीन। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो इमीनो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म ये नहीं है, ये इमीनो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म नहीं है, हम लोग ऐसी नाइट्रो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म यहाँ पे किए थे, इसमें इमिनॉल ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म हम लोग देख चुके हैं, इमीन ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म इसमें देख लिए C डबल बॉन्डेड N, तो देखिए C डबल बॉन्डेड NH ग्रुप है, तो इसको हम लोग ऑक्साइम ग्रुप बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्साइम ग्रुप दिखा हमें, और हम लोग ऑक्साइम ग्रुप C डबल बॉन्डेड NH, यहाँ भी दिखा C डबल बॉन्डेड NOH नहीं था, यहाँ पे था C डबल बॉन्डेड NOH, तो जब C डबल बॉन्डेड NOH होता है तो उसको ऑक्साइम बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्साइम ग्रुप है। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ, इस इमीनो में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हटा तो बना नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया, तो यहाँ पे बन गया पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, यहाँ पे H प्लस अटैक कर देगा तो बन गया NH2, तो ये बन गया अमीन। तो हम लोग का ये टॉटोमेरिज्म हो गया इमीन। इस टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म ये नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म इस तरह से नहीं होता है, इसका कुछ और मैकेनिज्म है। बस ये टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म में बस हमको यही बात ध्यान में रखना है, सब में पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्सेप्शन कौन सा है, ये है एक्सेप्शन, इसमें ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, इस एक्सेप्शन में सेकंड कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन बॉन्ड एनर्जी, इस कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड जिसमें हमको ऑक्साइम वाला ग्रुप दिख जाए, ऑक्साइम वाला ग्रुप C डबल बॉन्डेड N और नाइट्रोजन से जुड़ा है OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम ग्रुप। जिसमें ऑक्साइम ग्रुप दिख गया उस कंपाउंड में सेकेंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल, बाकी सब में फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हमको क्या याद रखना है, हमको कुछ इस टॉटोमेरिज्म को, इस मॉलिक्यूल्स को याद में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है,
ये मॉलिक्यूल को हमको बस कुछ एक्सेप्शन की तरह से ध्यान में रखना है कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए तो हमको बस याद रखना है कि जनरली हम लोग ये याद करके रखते हैं कि कीटो का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है इनॉल से, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है जिसमें इनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कीटो से, तो उस एग्जाम्पल को हम लोग याद करके रख लेंगे। तो किस में होता है याद करके रख लेंगे, या फिर हम लोग सीधा समझ के भी रख सकते हैं। समझना है जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बने, जिसमें रिंग एरोमेटिक बन जाए, तो उस सब में इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए सब एग्जाम्पल्स दिख गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल को हम लोग याद करेंगे। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, इस मॉलिक्यूल में रिपल्सन था, लेकिन जब भी इनॉल फॉर्म बनेगा तो इनॉल फॉर्म में रिपल्सन बहुत कम, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए इसके ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसमें एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, दोनों साइड से रेजोनेंस का प्रोबेबिलिटी था, लेकिन रेजोनेंस एक ही साइड से होने के कारण से, एक साइड से रेजोनेंस होने के कारण से रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड माने इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, तो इसका भी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका में रिंग में एरोमेटिसिटी आ रहा था, एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। इसमें रिंग में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे स्पेस टॉटोमेरिज्म हो रहा था, स्पेस टॉटोमेरिज्म होने के साथ साथ रिंग एरोमेटिक। तो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि किस में कीटो फॉर्म ज़्यादा ये होता है, किस में इनॉल फॉर्म होता है। तो देखिए सीधा बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, इन सब में से सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है। तो ये कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे और एक बार लिख देते हैं। तो देखिए ये कंपाउंड में क्या है, ये कंपाउंड जब अपना इनॉल फॉर्म बनाता है तो इसका इनॉल फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाता है। नहीं, इसका एक्सेप्शन ये वाला नहीं है, तो बस हमको ये ध्यान में रखना है। देखिए ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, ये चारों कंपाउंड का इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल हमको ये दिख जाए, ये कीटो फॉर्म दिख जाए हमको, जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन में ये कीटो फॉर्म दे दिया है, देखिए ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, चारों कंपाउंड का इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से, एरोमेटिसिटी के कारण से, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम होने के कारण से। लेकिन ये कंपाउंड का कीटो फॉर्म ऐसा, तो इसका इनॉल फॉर्म बन जाता है कुछ ऐसा। तो इनॉल फॉर्म देखने में लगता है कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन की तरह से देखिए लॉजिक क्या बोलता है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं था, ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी आ गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग बॉन्ड एनर्जी डाटा से बोलते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कीटो फॉर्म का ज़्यादा होता है इनॉल फॉर्म से, इसलिए कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इनॉल फॉर्म से। तो ये हमको याद रखना है, स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म का बहुत ज़्यादा इनॉल फॉर्म से। रीजन बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे 3 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी है। इस एग्जाम्पल में जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में 1 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसका जब टॉटोमराइज करेगा तो हम लोग इस तरह से बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो इसमें इस एग्जाम्पल में इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल बना, लेकिन इस एग्जाम्पल में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल बना। रीज़न है कि इसका कीटो फॉर्म में ये भी तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ पे कार्बन डबल, देखिए बॉन्ड एनर्जी, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 3 ऐसा ग्रुप है, 3 ग्रुप होने के कारण से इसका बॉन्ड एनर्जी कीटो फॉर्म का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे बस एक ही टो है, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी मिल रहा है और 1 बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पे 3 बॉन्ड एनर्जी, बस 1 एरोमेटिसिटी। तो 3 बॉन्ड एनर्जी के सामने 1 एरोमेटिसिटी हार जाता है और 3 बॉन्ड एनर्जी जीत जाता है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो कीटो फॉर्म ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे 1 बॉन्ड एनर्जी और कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का एरोमेटिसिटी, तो 1 कार्बन डबल ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी एरोमेटिसिटी के सामने हार जाता है। लेकिन जब 3 नंबर में आ जाता है, 3 मेंबर्स आ जाता है कार्बन डबल ऑक्सीजन का, तब उसका कीटो फॉर्म एरोमेटिसिटी के सामने जीत जाता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन ध्यान में रख लेंगे। इसका में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, इसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल।